अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप सबको हमारे इस मॉड्यूल रिसर्च मेथडोलॉजीज़ के अंदर एक बार फिर से खुशामदीद। आज हम जिस चीज़ के ऊपर अपने इस सेशन के दौरान बात करने वाले हैं वो है प्रॉब्लम एनालिसिस। कि जैसा कि हमने पहले सेशन के अंदर बात की थी कि जब हम किसी सिचुएशन को एनालाइज करते हैं तो हम उसके लिए सापा डापा टेक्निक यूज़ करते हैं। पहले हमने सिचुएशन एनालिसिस पे बात की पिछले सेशन में। आज के सेशन में हम प्रॉब्लम एनालिसिस के ऊपर बात करेंगे। प्रॉब्लम एनालिसिस के अंदर हम ये देखेंगे कि प्रॉब्लम एनालिसिस होता क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ होती है या ऐसा पॉइंट होता है कि जिसको हम या ऐसा गैप होता है कि जिसको हम ये कहते हैं कि वो प्रॉब्लम है। फिर हम प्रॉब्लम को फ्रेम किस तरह करते हैं और फिर प्रॉब्लम को एनालाइज करके एक प्रॉब्लम ट्री को किस तरह डेवलप करते हैं। जब हम प्रॉब्लम ट्री को डेवलप करते हैं उसमें आम तौर के ऊपर दो चीज़ों को देखा जाता है। एक तो ये देखा जाता है कि किसी भी प्रॉब्लम के कॉजेज़ क्या हैं, किन कॉजेज़ की वजह से वो प्रॉब्लम एराइज हो रही है या वो प्रॉब्लम जो है ना वो जनरेट हो रही है। और जब एक प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है, जब एक प्रॉब्लम एराइज हो जाती है, फिर हमने ये देखना होता है कि उस प्रॉब्लम के हमारे टारगेट ऑडियंस के ऊपर इफ़ेक्ट्स क्या हैं। आमतौर पर उस जो प्रॉब्लम एनालिसिस उसमें किया जाता है उसको हम कॉज एंड इफ़ेक्ट्स एनालिसिस या कॉज एंड इफ़ेक्ट्स डायग्राम का नाम भी दिया जाता है। हम इसके बारे में भी इस सेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रॉब्लम होती क्या है। जब भी हम प्रॉब्लम एनालिसिस की बात करते हैं कि हम या तो किसी मिसिंग सर्विस को देखते हैं या हम किसी प्रोडक्ट की अनअवेलेबिलिटी को कहते हैं कि अगर कहीं पे कोई सर्विस अवेलेबल ना हो या मिसिंग फैसिलिटीज़ हों तो हम कहते हैं कि वहाँ पे प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। अब प्रॉब्लम को देखने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हम फोकस किस गैप के ऊपर कर रहे हैं या किस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर कर रहे हैं। अगर हम अंडर न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं तो हम अंडर न्यूट्रिशन एक प्रॉब्लम है, फिर हम उसकी काजेज़ देखेंगे कि अंडर न्यूट्रिशन होती किस तरह है, फिर हम उसके इफ़ेक्ट्स देखेंगे कि अगर अंडर न्यूट्रिशन की सिचुएशन कहीं पे प्रिवेल कर रही हो तो उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। इसी तरह जर्नलाइज किस्म की और प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। और लेकिन जब हम प्रॉब्लम एनालिसिस की बात करते हैं हमें बड़ा स्पेसिफिक होना होता है कि हम बड़ा स्पेसिफिक और डीपली एनालाइज करते हैं कि प्रॉब्लम है क्या, प्रॉब्लम की काजेज़ क्या हैं और उस प्रॉब्लम के इफ़ेक्ट्स क्या हैं या पोटेंशियल इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो जब भी हम प्रॉब्लम एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले हम एक गैप को देखते हैं, फिर हम ये देखते हैं कि वो प्रॉब्लम हमारे टारगेट ऑडियंस को इफ़ेक्ट किस तरह कर रही है। हम उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जब हम प्रॉब्लम को एनालाइज कर रहे हों, जो हमारे पास कोर प्रॉब्लम आ रही हो वो बड़ी स्पेसिफिक हो, रेलिवेंट हो और टू द पॉइंट हो। और उसके बाद हम किसी वेग या ब्रॉड या एम्बिगुअस स्टेटमेंट से अवॉइड करते हैं कि प्रॉब्लम एनालिसिस के अंदर एम्बिगुअस स्टेटमेंट्स नहीं होनी चाहिए या ऐसी जर्नलाइज स्टेटमेंट्स नहीं होनी चाहिए जिसकी मल्टीपल मीनिंग्स हों। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि पावर्टी एक प्रॉब्लम है। पावर्टी एक प्रॉब्लम है, लेकिन पावर्टी प्रॉब्लम क्यों है, फिर उसकी काजेज़ देखते हैं। हम काजेज़ देख के फिर उसके इफ़ेक्ट्स देखते हैं। आमतौर पर जब हम प्रॉब्लम एनालिसिस कर रहे होते हैं तो प्रॉब्लम एनालिसिस के दौरान एक प्रॉब्लम टेक्निक यूज़ की जाती है कि समटाइम्स ये होता है कि अगर हम किसी चीज़ को परसीव कर रहे हैं कि वो प्रॉब्लम है, लेकिन जब तक हम उसकी काजेज़ को एनालाइज नहीं करते हमें ये नहीं पता चलता कि वो प्रॉब्लम एराइज कहाँ से हो रही है और उसके पोटेंशियल इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो उसके लिए आमतौर पर एक टेक्निक यूज़ की जाती है जिसको बट वाई मेथड कहा जाता है कि अगर कोई कहता है कि वहाँ यहाँ पे एक प्रॉब्लम है तो हम फिर ये देखते हैं कि उस प्रॉब्लम की कॉजेज़ क्या हैं। उन कॉजेज़ को प्रूव करने के लिए, उन कॉजेज़ की तह तक जाने के लिए जो टेक्निक यूज़ की जाती है उसको कहा जाता है बट वाई मेथड। इसकी हम कोई एग्ज़ाम्पल ले लें। एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि एक प्रॉब्लम है कि एक बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। अब जब हम इसके ऊपर अपेरेंटली ये एक प्रॉब्लम है कि बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। अब
जब हम उसकी प्रॉबिंग करेंगे, उसकी काजेज़ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, तो हम पहला सवाल ये करेंगे कि बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट क्यों हुआ। तो उसकी जो एक काजेज़, एक वन ऑफ द काज जो सामने आ सकती है वो ये हो सकती है कि बच्चा अंडर नॉरिश था, उसमें ग़िज़ाई किल्लत मौजूद थी, जिसकी वजह से उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। अब बच्चे के अंदर ग़िज़ाई किल्लत क्यों थी? अगेन फिर प्रॉबिंग टेक्निक आ जाती है कि ग़िज़ाई किल्लत इसलिए थी कि उसकी जो केयर प्रैक्टिसेस थी, या उसकी मदर जो उसका ख्याल कर रही थी या उसको जो फीड दे रही थी वो प्रॉपर नहीं थी। अब फिर अगेन सवाल आता है कि उसकी जो केयरिंग प्रैक्टिसेस थी वो ठीक क्यों नहीं थी, या उसको ठीक फीड क्यों नहीं दे रही थी, दी जा रही थी। तो उसके बाद ये एक चीज़ सामने आती है कि उस बच्चे की पैदाइश के बाद उसकी जो वालदा थी वो इंतकाल कर गई। वालदा इंतकाल क्यों कर गई? क्यों कि दौरान प्रेगनेंसी उसकी जो वालदा थी वो वीक थी और एनीमिक थी, यानी उसके अंदर खून की कमी थी। अब उसके अंदर खून की कमी क्यों थी? अब उसके अंदर खून की कमी इसलिए थी कि उसका ताल्लुक़ एक गरीब घराने से था और उसकी फूड के अंदर डाइवर्सिटी मौजूद नहीं थी। अब फूड के अंदर डाइवर्सिटी मौजूद क्यों नहीं थी? फूड के अंदर डाइवर्सिटी इसीलिए नहीं थी कि उसका ताल्लुक़ जिस घराने के साथ था वो एक डेली वेज लेबर के तौर के ऊपर काम करते थे और उनके पास अपनी ज़मीन नहीं थी। उनके पास वो ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे कि वो न्यूट्रिशियस फूड जो है उसको बाज़ार से परचेज़ कर सकें या अपने घराने की सतह पर उस न्यूट्रिशियस फूड को उगा सकें। अब जब हम इस मसले की तह तक पहुंचते हैं तो हमें ये चीज़ सामने आती है कि बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट इसलिए हुआ क्योंकि अंडर न्यूरिश था। अंडर न्यूरिश क्यों था? जब हम उसकी काज तक पहुंचते हैं तो ये काज सामने आती है कि उस घराने के पास अपनी ज़मीन मौजूद नहीं थी और उनके पास फूड डाइवर्सिटी नहीं थी और मार्केट से परचेज़ करने के लिए उनके पास रिसोर्सेज मौजूद नहीं थे। यानी ये एक काज थी जिसका इम्पैक्ट ये बना कि अंडर नॉरिश्ड बच्चा पैदा हुआ और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। इसी तरह डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि अगर हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बात करें कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंदर कोई भी जब नेचुरल कैलेमिटी होती है तो उसकी वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान होते हैं। अब किसी भी कैलेमिटी की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान क्यों होते हैं? इसलिए कि लोग प्रिपेयर्ड नहीं होते। लोग प्रिपेयर्ड क्यों नहीं होते? क्योंकि उनके पास सर्विस प्रोवाइडर या जो प्राइवेट एक्टर्स होते हैं उनके साथ कोलैबोरेट नहीं कर रहे होते। अब प्राइवेट एक्टर्स या सर्विस प्रोवाइडर उनके साथ कोलैबोरेट क्यों नहीं कर रहे होते? क्योंकि उनके साथ उनके लिंकेजेस नहीं होते। उनके लिंकेजेस क्यों नहीं होते? क्योंकि कम्युनिटीज़ ऑर्गेनाइज नहीं होती। तो अगर हम जैसे जैसे प्रॉब करते जाते हैं तो उस मसले की तह तक पहुंचते हैं कि ये मसला बना क्यों। तो जब हमें एक प्रॉब्लम समझ आ जाती है कि मेन प्रॉब्लम है क्या, तब हम उस प्रॉब्लम को फ्रेम करते हैं। फ्रेम किस तरह किया जाता है प्रॉब्लम को? वो ये देखा जाता है कि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रेलिवेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हैं, या सेकेंडरी इंफॉर्मेशन क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हमें प्रोवाइड कर रही है जो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड है। फिर हम अपनी उस प्रॉब्लम को, जिसको हम आइडेंटिफाई कर चुके होते हैं, उस प्रॉब्लम को फ्रेम करते हैं। जब प्रॉब्लम फ्रेम हो जाती है उसके बाद फिर हम प्रॉब्लम एनालिसिस करते हैं या प्रॉब्लम ट्री जो है ना उसको बनाते हैं। जब हम प्रॉब्लम ट्री बनाते हैं या प्रॉब्लम एनालिसिस को प्रेजेंट करते हैं तो सबसे पहले हम उसकी कॉजेज़ देखते हैं, फिर उसके हम इफ़ेक्ट्स देते हैं। अगर हम सैम्पल के तौर पर आप ये देखें कि आपकी स्क्रीन के ऊपर ये एक सैम्पल प्रॉब्लम एनालिसिस डिस्प्ले हो रहा है, जिसके अंदर ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे जो कोर प्रॉब्लम है वो है प्रीडोमिनेंट डैमेजेस काज्ड बाय नेचुरल डिज़ास्टर्स। अब उसके मल्टीपल काजेज़ हैं। अब उन काजेज़ की अगर डिटेल में जाएं तो वहाँ पे नेचुरल डिज़ास्टर का ऑनसेट जो है वो मौजूद है,
पुअर फिज़िकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसकी वजह से डैमेजेस ज़्यादा होते हैं, लेस रेस्पॉन्सिव गवर्नेंस सिस्टम है वहाँ पे जिसकी वजह से लॉसेस ज़्यादा होते हैं, या लेस कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस है। फिर इसी तरह जब हम हर उसकी काज को देखते हैं, उसकी फिर फर्दर हमें और काजेज़ मिलती हैं, तो जिससे हम उस प्रॉब्लम की तह तक पहुंच सकते हैं कि ये प्रॉब्लम इराइज़ कहाँ से हुई। अगर हम इसके ऊपर वाले सेक्शन को देखें जो उसके इफ़ेक्ट्स हैं, इफ़ेक्ट्स में भी हमें मल्टीपल इफ़ेक्ट्स मिलते हैं, एक इफ़ेक्ट से दूसरा इफ़ेक्ट होता है। जो इफ़ेक्ट्स हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं वो है रिड्यूस्ड एनुअल इनकम ऑफ द कम्युनिटीज़, कि जब डिज़ास्टर ज़्यादा होंगे, डैमेजेस ज़्यादा होंगे तो इनकम जो है रिड्यूस होगी। लिमिटेड लाइवलीहुड ऑप्शंस फॉर लोकल कम्युनिटीज़, के लाइवलीहुड ऑप्शंस उनके पास कम होंगे। नो क्रॉप्स एंड एसेट इंश्योरेंस एंड डिज़ास्टर प्रोन एरियाज़, के डिज़ास्टर प्रोन एरियाज़ में एसेट इंश्योरेंस की फैसिलिटी मौजूद नहीं है। नो कम्युनिटी कोपिंग मैकेनिज़्म टू डिज़ास्टर्स, अब कम्युनिटी का कोई कोपिंग मैकेनिज़्म वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, कि जिसकी वजह से उसका जो एक बड़ा इफ़ेक्ट क्या होता है वो ये होता है कि मोर लाइवलीहुड डिस्ट्रक्शन एंड इंक्रीज्ड पावर्टी। कि अब हम ये देखें कि काजेज़ के नीचे काजेज़ कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं और उनका एंड रिज़ल्ट हमें क्या मिल रहा है, जो इफ़ेक्ट है वो क्या मिल रहा है। इस तरह हम किसी भी कोर प्रॉब्लम को देखते हुए उसका एनालिसिस कर सकते हैं, कि हम उसकी काजेज़ को एनालाइज कर सकते हैं, फिर हम उसके इफ़ेक्ट्स को देख सकते हैं। तो आज की अगर हम इस सेशन की डिस्कशन को समराइज़ करें तो हमने सबसे पहले प्रॉब्लम की बात की, कि हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किस तरह करना है। उसके बाद हमने प्रॉब्लम प्रोबिंग की बात की, कि हमने कॉजेज़ को किस तरह प्रोब करना है और उसके इफ़ेक्ट्स को हमने किस तरह एनालाइज करना है। देन हमने ये बात की कि हमने प्रॉब्लम को फ्रेम किस तरह करना है विद अप्रोप्रिएट फैक्ट्स एंड फिगर्स। उसके बाद हमने ये बात की कि अगर कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई है तो हमने उस प्रॉब्लम का एनालिसिस किस तरह करना है, और एनालाइज करके उसको प्रॉब्लम एनालिसिस या प्रॉब्लम ट्री की फॉर्म में किस तरह प्रेजेंट करना है। दोस्तों, आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिए कि किस तरह और किन टॉपिक्स को हम आने वाले सेशंस के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, और किन चीज़ों के ऊपर हम मज़ीद डिस्कशन करके एक फ्रूटफुल सेशन जो है ना वो तरतीब दे सकते हैं।